हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एलसीसी बिलोना क्ला 25। तो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में रेलवे में पूछे जाने वाले साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है कार्य ऊर्जा शक्ति, यानी वर्क एनर्जी पावर। कार्य को बोला जाता है वर्क, ऊर्जा को बोला जाता है एनर्जी और शक्ति को बोला जाता है पावर। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे 1 नंबर पे आता है कार्य। कार्य क्या होता है? किसी वस्तु पर लगने वाला बल, किसी वस्तु पर लगने वाला बल, बल बोला जाए तो फोर्स, और बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को क्या कहा जाता है? कार्य। किसी वस्तु पर लगाए जाने वाला बल और बल की दिशा में होने वाला विस्थापन, दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है? कार्य। यानी कोई m द्रव्यमान वाली कोई वस्तु है, F फोर्स लग रहा है और जो विस्थापन हो रहा है s, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है s। तो W इक्वल क्या रहेगा? बल इंटू विस्थापन यानी d, वर्क इक्वल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कार्य इक्वल मैंने अभी क्या बताया? बल और बल की दिशा में किया गया विस्थापन का गुणनफल, यानी W इक्वल क्या बताया मैंने? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को S से डिनोट कर रहे हैं, बल को F से डिनोट कर रहे हैं, कार्य को W से डिनोट कर रहे हैं। विस्थापन S भी हो सकता है, D भी हो सकता है, दोनों में से किसी एक का यूज करते हैं। बल का मात्रक सभी को पता है, न्यूटन होता है। विस्थापन का मात्रक मीटर होता है, तो इसका मात्रक क्या होगा? न्यूटन मीटर। यदि आपसे पूछा जाए कि SI मात्रक क्या होता है कार्य का? SI मात्रक होता है जूल। क्या होता है? जूल। सीजीएस पद्धति में जो कार्य का मात्रक होता है वो क्या होता है? अर्ग। क्या होता है? अर्ग। यानी 1 जूल बोला जाए तो 10 की पावर 7 अर्ग। बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन आता है कि 1 जूल इक्वल कितना होता है? 10 की पावर 7 अर्ग। 1 जूल इक्वल 10 की पावर 7 अर्ग। एक क्वेश्चन ये भी आता है, भाई आपको अभी बताया 1 जूल इक्वल 10 की पावर 7 अर्ग, ठीक है। तो 1 अर्ग इक्वल क्या होता है? 1 अर्ग इक्वल होता है 10 की पावर -7 जूल। तो दोनों क्वेश्चन आते हैं। एक 1 जूल इक्वल क्या बताया मैंने? 1 जूल इक्वल बताया 10 की पावर 7 अर्ग, और 1 अर्ग इक्वल बताया मैंने 10 की पावर -7 जूल। इसी के साथ साथ मैंने बताया भी आपको 1 जूल इक्वल 10 की पावर 7 अर्ग, और 1 अर्ग इक्वल होता है 10 की पावर -7 जूल। यदि एक चीज पूछा जाता है विभिन्न एग्जामों में, बार बार पूछा जाता है कि कार्य किस किस पर निर्भर करता है। कार्य एक तो बल पर निर्भर करता है, एक विस्थापन पे। अभी बताया था मैंने, कार्य इक्वल क्या होता है? बल इंटू विस्थापन, यानी वर्क इक्वल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ना तो द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ना ही संवेग पर। ऑप्शन ऐसे देता है वो कि कार्य बताइए किस किस पर निर्भर करता है, वो देता है बल पर, विस्थापन पर, द्रव्यमान पर, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या आएगा? द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। बल और विस्थापन के बीच में जो कोण होता है उसको किस से डिनोट करेंगे? थीटा से, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए कार्य की विमा क्या होगी, तो कार्य मैंने क्या बताया? W इक्वल क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। तो बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन, और विस्थापन को मीटर से। मीटर को किससे लिखेंगे? L से। और जो बल की विमा होती है M1 L1 T-2, और मीटर की विमा L1। तो क्या बना फॉर्मूला? M1 L2 T-2। अब आता है 1 जूल को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन आता है 1 जूल इक्वल क्या होता है? बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है। तो मैंने अभी बताया कार्य इक्वल क्या बताया मैंने? बल इंटू विस्थापन। तो W इक्वल क्या होगा? बल का मात्रक न्यूटन, विस्थापन का मात्रक मीटर। तो W इक्वल 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। तो इसको शॉर्ट में बोला जाता है 1 जूल। 1 जूल इक्वल क्या हो गया? 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर इक्वल 1 जूल, ठीक है। जूल किसका मात्रक होता है? कार्य का। यदि m द्रव्यमान की कोई वस्तु n, मैंने भी बताया ना, m द्रव्यमान की कोई वस्तु
पर कोई बल लगाया जाता है 1 न्यूटन वाला, तो उसमें जो विस्थापन होता है वो 1 मीटर होता है। तो बल की दिशा में किया गया कार्य क्या बताया मैंने, 1 जूल। ठीक है, तो शॉर्ट भाषा में बता दिया मैंने, कोई m1 वाली वस्तु है, उस पर कोई बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है 1 न्यूटन का, और जो विस्थापन हो रहा है 1 मीटर होता है, 1 मीटर हो रहा है। तो कार्य इक्वल क्या बना, कार्य इक्वल W इक्वल 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर इक्वल 1 जूल। क्लियर है। नेक्स्ट, कार्य ज्ञात करने के लिए कितने सूत्रों का यूज किया जाता है, 3 सूत्रों का यूज किया जाता है। 3 फॉर्मूले हैं कार्य को वर्क निकालने के लिए, 3 फॉर्मूले हैं। W इक्वल F इंटू एस, यानी बल इंटू विस्थापन। सेकेंड फॉर्मूला है बल इंटू विस्थापन इंटू कोस थीटा। मैंने बताया था ना, बल और विस्थापन के बीच में जो कोण आएगा उसको कोस थीटा से डिनोट करेंगे। इस सूत्र का प्रयोग तब किया जाता है जब बल और विस्थापन के बीच में क्या दिया गया हो, कोण। कोण बोला जाए तो एंगल दिया गया हो। जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल दिया होगा, जब इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। यदि फॉर्मूला में कोण नहीं दिया गया है तो किसका यूज करेंगे, W इक्वल F इंटू एस का। एक आता है W इक्वल mgh, ये होता है स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला। तो W इक्वल मतलब कार्य और ऊर्जा क्या होती है, सेम होती है। तो ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, एक तो स्थितिज ऊर्जा, एक गतिज ऊर्जा। तो ये स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला है mgh। m का मीन्स होता है द्रव्यमान, g का मीन्स होता है गुरुत्वीय त्वरण, h का मीन्स होता है हाइट। ठीक है, तो W इक्वल एक mg भी होता है, द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण। अब आता है कार्य के प्रकार, टाइप ऑफ वर्क। कार्य कितने प्रकार होता है, 3 प्रकार का कार्य होता है। एक तो धनात्मक, धनात्मक बोले जाए तो पॉजिटिव, ऋणात्मक बोले जाए तो नेगेटिव, और शून्य जीरो कार्य। पॉजिटिव कार्य कब होगा, जब बल भी इधर लग रहा हो और विस्थापन भी एक ही दिशा में। जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में होगा तो कार्य क्या होगा, धनात्मक यानी पॉजिटिव। जब बल लग रहा हो इधर और उसके विपरीत लग रहा हो विस्थापन, तो वो कार्य होगा ऋणात्मक। ठीक है, अब थीटा इक्वल 0, माना कि F इक्वल 10 न्यूटन है और S इक्वल 10 मीटर है। तो बल इक्वल क्या होगा, बल इक्वल होगा अपने पास F इक्वल 10 न्यूटन, S इक्वल 10 मीटर। तो W इक्वल F इंटू एस कोस थीटा, यानी बल इंटू विस्थापन इंटू कोस थीटा। W इक्वल 10 इंटू 10 इंटू कोस थीटा। 10 मल्टीप्लाई किया तो 100 हो गया, 100 की मल्टीप्लाई कोस थीटा यानी कितना है, 0। कोस 0 का मान क्या होता है, 1। 1 को मल्टीप्लाई किया 100 तो कितना आ गया, 100 जूल। तो कार्य कितना आ गया, 100 जूल यानी 100 जूल। ठीक है, अब सेकंड वाले में क्या है, विस्थापन माइनस में है, तो W इक्वल क्या होगा, एफ एस कोस थीटा। क्लियर है। तो F का मान कितना है, 10 न्यूटन, S का मान 10 न्यूटन, और थीटा की वैल्यू कितना है, 180। जब आपको पता है स्ट्रेट एंगल कितना होता है, 180। ठीक है, तो कोस 180 का मान होता है 1 होता है। ठीक है, 1 माइनस में क्यों लिया, क्योंकि नेगेटिव होता है, नेगेटिव कार्य है। ठीक है, तो 100 को मल्टीप्लाई करेंगे -1, तो क्या आएगा, कार्य इक्वल माइनस के 100 जूल। एक चीज बताओ, जब 90 डिग्री पे एंगल पे आपका कोई कार्य हो रहा है, बल लग रहा है इधर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, तो आपको पता है कोस 90 का मान होता है 0 यानी 0। तो 10 आपको बताया था अभी मैंने, माना कि इमेजिन करना है कि फोर्स इक्वल 10 न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल 10 मीटर। तो 10 मल्टीप्लाई 10 कितना हो गया, 100, और कोस 90 का मान क्या होता है, 0। तो 100 माइनस 0 क्या, 100 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो क्या आएगा, 0। आपको पता है किसी भी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, तो कार्य इक्वल क्या है, 0। तो तीनों न्यूमेरिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो धनात्मक कार्य वाला बता दिया, फिर ऋणात्मक और शून्य, यानी पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य। क्लियर है। नेक्स्ट, जब बल और विस्थापन दोनों एक दूसरे के समांतर हो यानी पैरेलल हो, तो कार्य जो वर्क होता है, जो क्या होता है, पॉजिटिव होता है और अधिकतम होगा, मतलब यानी मैक्सिमम होगा। तो फोर्स और विस्थापन जब थीटा 0 होगा तो कार्य इक्वल क्या होगा, मैक्सिमम। जब बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत होता है, यानी थीटा इक्वल कितना, 180, यानी स्ट्रेट बताया था ना मैंने अभी, स्ट्रेट यानी 180, तो क्या होगा, कार्य ऋणात्मक। ऋणात्मक बोले जाए तो नेगेटिव कार्य। जब बल और विस्थापन के बीच 90 का कोण हो,
तो किया गया कार्य क्या होगा, शून्य। मैंने अभी बताया था कि आपको यदि बल नीचे लग रहा हो, डिस्प्लेसमेंट उसके सामने हो रहा हो, यानी 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो, तो कार्य इक्वल क्या होगा, 0 यानी शून्य। शून्य कार्य कब कब हो सकता है, मतलब आपसे कभी पूछा जाता है कि भाई बताइए 4 ऑप्शन में शून्य कार्य कब होगा। जब बल और विस्थापन, या तो एक चीज क्या होनी चाहिए, शून्य, या तो विस्थापन शून्य होगा। तो आपको पता है जब किसी भी शून्य की मल्टीप्लाई किसी भी एनी नंबर से करते हैं, कोई भी नंबर से करते हैं, तो क्या आता है, 0। ठीक है, 10 न्यूटन मल्टीप्लाई 0, तो क्या आएगा, 0। यदि विस्थापन शून्य है तो किया गया कार्य भी शून्य होगा। यदि विस्थापन क्या होगा, शून्य है, तो किया गया कार्य यानी जो वर्क किया गया वो भी शून्य होगा, यानी 0 होगा। जब बल और विस्थापन के बीच में मैंने बताया था कितने का कोण बनना चाहिए, 90 डिग्री का, तो तब किया गया कार्य भी क्या होगा, शून्य। जब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो किया गया कार्य भी क्या होगा, 0। जब कोई भी कूली होता है, मतलब कूली कौन होता है, जो जैसे रेलवे स्टेशन पे होता है, जो अपना माल अपने सिर पर रखकर चलता है। 10 किग्रा द्रव्यमान वाला, मतलब कोई मास है 10 किग्रा वाला मास, मतलब कोई भी वजन लेके वस्तु को लेकर 20 मीटर चलता है, तो कूली द्वारा किया गया कार्य भी क्या होगा, शून्य। यानी वो अपने सिर पर रखकर वो चल रहा है, 10 किग्रा वाला मास वाला द्रव्यमान वाला लेकर उसको चल रहा है और 20 मीटर चल रहा है, तो किया गया कार्य जो वर्क होगा वो क्या होगा, 0। ठीक है, नेक्स्ट। जब वस्तु वर्ताकार पथ पर क्या कर रही हो, गति। कभी देखा अपन ने बचपन में थे, जब अपन एक पत्थर लेके चारों तरफ रस्सी से बांध के उसको चारों तरफ फराया करते थे, मतलब सर्किल टाइप में। तो प्रत्येक बिंदु पर किया गया कार्य क्या होगा, यदि आपसे पूछा जाए यहाँ क्या कार्य होगा, यहाँ क्या कार्य होगा, यहाँ क्या कार्य होगा, यहाँ, यानी ए, बी और सी, डी। ठीक है, ये चारों बिंदुओं पे जो पॉइंट बनाए मैंने, उन पर सभी पर कार्य क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, वर्ताकार पथ पर कोई भी वस्तु गति कर रही है तो प्रत्येक बिंदु पर किया गया कार्य भी क्या होगा, शून्य होगा। अब आते हैं क्वेश्चन जो अपन ने अभी पढ़े हैं, उनको ये अपन ने कितना ग्रहण किया है, मतलब उसमें जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, कार्य निर्भर करता है। तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया था वर्क का, वर्क इक्वल होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो एक तो बल पर निर्भर करता है और एक विस्थापन पे। एक मैंने बताया था फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल बनता है, और वो एंगल यानी फोर्स और दोनों के बीच में जो कोण होता है उस पर भी निर्भर करता है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर है। यह क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी, एएलपी और आरपीएफ हर किसी एग्जाम में आता है कि भाई वर्क किस पर निर्भर करता है, डिपेंड किस पर रहता है वर्क। तो आपको बताना है कि फोर्स पे होता है, डिस्प्लेसमेंट पे होता है, और जो एंगल होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच, उन दोनों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कार्य किस भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता है। अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि एक द्रव्यमान पर निर्भर करता है, एक संवेग पर निर्भर करता है। आगे हम पढ़ेंगे ना, जब आपको बताएंगे भाई संवेग पर कैसे निर्भर करता है, द्रव्यमान पर कैसे निर्भर करता है। अभी के लिए आप इन दोनों को लर्न करना है। भाई कार्य एक तो बल विस्थापन दोनों के बीच के जो एंगल बनता है उस पर निर्भर करता है, एक कार्य भौतिक राशि पर निर्भर करता है, नहीं निर्भर करता है। तो यानी दोनों पर निर्भर नहीं करता है। क्यों नहीं निर्भर करता है, क्योंकि ना तो द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ना ही संवेग पर निर्भर